तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए रमन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे। इंडियन फाइनेंशियल सर्विस की परीक्षा लिखकर 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैलकाटा में एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की सर्विस ज्वाइन की। पर रमन हमेशा अपने आप को फिजिक्स के साथ जोड़े रहते थे। उन्होंने कैलकाटा के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कि लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन पर आधारित था, उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड वाइब्रेशंस पर शोध करना शुरू किया। अपने रिसर्च और थ्योरीज के कारण सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूरोप में भी उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में अपनी पहचान बना ली। सीवी रमन की प्रतिभा को देखकर 1917 में उन्हें कैलकाटा के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर अपॉइंट किया गया और उन्हें 1921 में लंदन में आयोजित विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। रमन की ये पहली विदेश यात्रा उनके जीवन को नया मोड़ देने वाली थी। उन्होंने जहाज पर सफर करते हुए मेडिटरेनियन सी के नीले पानी को देखा। वे फिजिसिस्ट लॉर्ड रेली के एक्सप्लेनेशन की सागर का पानी सिर्फ आकाश के नीले रंग को रिफ्लेक्ट करने के कारण नीला दिखता है से वाकिफ थे, पर वो इस एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं थे और विदेश से लौटते वक्त जहाज पर ही अपने पोलराइजिंग निकोल क्वार्ट्ज प्रिज्म से लाइट के स्कैटरिंग इफेक्ट पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। बाद में अपने एक्सपेरिमेंट से रमन ने यह कंक्लूड किया कि ये नीला रंग तो पानी के मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण होता है। उन्होंने एक नामी ब्रिटिश साइंस जर्नल नेचर में द कलर ऑफ द सी शीर्षक से एक नोट पब्लिश किया। रमन के इस ब्रेक थ्रू नोट से उन्हें साइंस जगत में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल हुई। उन्होंने लाइट पर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा और 7 साल बाद 28 फरवरी 1928 को एक रेडिएशन इफेक्ट, जो आज रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज की। इस महान खोज के उपलक्ष्य में भारत सरकार ये दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाती है। कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, और हमारे इन भारत रत्न ने ये बात बिल्कुल सही प्रूव करके दिखाई। चाहे 17 साल की उम्र में बीएससी करना हो या 60 के बाद हर साल लगभग 40 रिसर्च पेपर लिखना, ये है कहानी लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट प्रोफेसर CNR राव की। आइए देखते हैं रामचंद्र राव, जिन्हें हम CNR राव के नाम से जानते हैं। उनकी प्रतिभा और डेडिकेशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 साल की उम्र में ही उनका दाखिला सीधे मिडिल स्कूल में हो गया। क्लास में सबसे कम उम्र के स्टूडेंट होने के बावजूद वो अपने क्लास के साथी बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया करते थे। फिर महज 10 साल की उम्र में उन्होंने 8th क्लास फर्स्ट रैंक से पास की और हाई स्कूल से उनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसी दौरान स्कूल में नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर सीवी रमन का आना हुआ। उनसे मिलकर वो बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वो भी अपनी लाइफ साइंस को डेडिकेट करेंगे। 17 साल की उम्र में मैसूर यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की और BHU से MSc करते वक्त उन्होंने महान साइंटिस्ट नोबेल प्राइज विनर लाइनस पॉलिंग की बुक नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड पढ़ी। ये किताब उनके लिए लाइफ चेंजिंग थी। ये किताब पढ़कर उनकी मटेरियल साइंस में गहरी दिलचस्पी हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ इसी तरह का काम करना चाहिए। अपने ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से प्रोफेसर राव को काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से फाइनेंशियल सपोर्ट का ऑफर मिला, मगर उन्होंने अपनी PhD के लिए अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी को चुना। वहां नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर HC ब्राउन के मार्गदर्शन में स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिसर्च की, जो कि एटम और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझने में काम आती है। वहां से भी सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट कर ली। डॉक्टरेट करने के बाद वो अगर चाहते तो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जॉब कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने देश की उन्नति के लिए कुछ करने का जज्बा भी था। यही कारण था कि वो भारत वापस आ गए। 1959 में CNR राव ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से एज ए लेक्चरर की। IISc में उस वक्त
अमेरिका की तुलना में बहुत कम फैसिलिटीज होने के बावजूद प्रोफेसर राव सिचुएशन से भागे नहीं बल्कि उसे बदलना शुरू किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी पर उनकी पहली बुक पे काम करते वक्त प्रोफेसर सीवी रमन ने भी उन्हें गाइड किया और अपनी लैब इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इसके बाद 1963 में उन्होंने आईआईटी कानपुर में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट संभाला, वो भी 29 साल की एचओडी के रूप में। यहीं से उनकी रिसर्च जर्नी शुरू हो चुकी थी। फिर काफी साल आईआईटी कानपुर में रहने के बाद वो 1976 में एक बार फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से जुड़ गए। अगले 10 साल वो इस डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे। वहां पर सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट स्थापित करने का श्रेय प्रोफेसर राव को ही जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि 60 साल की उम्र तक लोगों में काम के प्रति उत्साह कम हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर राव तो 60 की उम्र के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गए और एक के बाद एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने लगे। सन 2000 के बाद हर साल उन्होंने लगभग 40 पेपर लिखे। अपने करियर में वो लगभग 1500 रिसर्च पेपर लिख चुके हैं और 45 साइंटिफिक बुक्स भी लिखी हैं, जो उनकी एक ग्रेट साइंटिस्ट होने की निशानी है। मानव जाति के उद्धार के लिए प्रोफेसर राव क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी पर भी रिसर्च कर रहे हैं, ताकि ये एनर्जी का एकमात्र सोर्स बने। और इसलिए 2021 में उन्हें रोम में एनी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहते हैं और इसे एनर्जी रिसर्च का नोबेल प्राइज माना जाता है। साइंस की फील्ड में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया। जानते हैं, रुखमाबाई भारत की पहली महिला प्रैक्टिसिंग डॉक्टर में से एक थी। वो रुखमाबाई ही थी जिनकी वजह से नाबालिग लड़कियों की शादी को इलीगल घोषित किया गया। रुखमाबाई का जन्म 22 नवंबर 1864 को मुंबई में हुआ। जब रुखमाबाई 2 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां जयंती बाई ने डॉक्टर सखाराम अर्जुन से दूसरी शादी करने से पहले अपना घर रुखमाबाई के नाम कर दिया। रुखमाबाई को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। वो अपने स्टेप फादर की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। उन दिनों महिलाएं मेल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने में हिचकिचाती थी और लड़कियां डॉक्टर्स बनती ही नहीं थी। इसी कारण रुखमाबाई डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी पढ़ाई में एक बड़ा हर्डल उनके पति ने डाल दिया, एक कोर्ट केस फाइल करके। क्या था ये कोर्ट केस जो इंडियन जुडिशरी का लैंडमार्क केस बना? रुखमाबाई जब सिर्फ 11 साल की थी तब उनकी शादी उनके स्टेप फादर के कजन दादाजी भिकाजी से कर दी गई। 19 साल के भिकाजी एक इररिस्पॉन्सिबल और लोन से घिरी जिंदगी बिता रहे थे। उन्हें एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रुखमाबाई पढ़ना चाहती थी और अपने पिता डॉक्टर सखाराम के सपोर्ट से वे अपनी स्कूलिंग अपने ही घर पर कंप्लीट कर रही थी। शादी के 6 महीने में ही भिकाजी ने अपनी पत्नी रुखमाबाई को अपने साथ रहने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया, लेकिन भिकाजी की खराब आदतों और केयरलेस लाइफस्टाइल को देखते हुए डॉक्टर सखाराम ने अपनी कम उम्र की बेटी रुखमाबाई को भिकाजी के पास नहीं जाने दिया। भिकाजी की बहुत कोशिशों के बाद भी जब रुखमाबाई ने उसे अपना पति मानने से रिफ्यूज कर दिया, तब भिकाजी ने रुखमाबाई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत केस फाइल कर दिया, जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को शादी निभाने के लिए फोर्स कर सकता है। सन 1885 में जस्टिस रॉबर्ट हेल पिन्हे के समय में जब ये केस आया, तब रुखमाबाई ने अपने सपोर्ट में कहा, मेरी शादी माइनर एज में मेरी परमिशन लिए बिना कर दी गई थी। अब जब मैं अडल्ट हो चुकी हूँ, अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ और भिकाजी के साथ कोई मैरिटल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ। सभी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस पिन्हे ने कहा, हेल्पलेस इन्फेंसी में की गई इस शादी को कैरी ऑन करने के लिए वे रुखमाबाई को कंपेल नहीं कर सकते और रुखमाबाई के फेवर में वर्डिक्ट दिया। इस वर्डिक्ट से समाज में बहुत सारे डिबेट्स होने लगे।
और इस वर्डिक्ट का अपोज करते हुए लोगों ने रुखमाबाई और उनके परिवार का अपमान कर कहा कि समाज में लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ है। भीखाजी ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से मार्च 4, 1887 को कोर्ट में केस फाइल किया। इस बार दूसरे जस्टिस फैरन ने दोनों साइड के लॉयर्स की बात सुनी और बहुत सारे एक्सपर्ट से ओपिनियन लेकर अपना वर्डिक्ट दिया कि रुखमाबाई या तो अपने पति के साथ रहे या फिर 6 महीने की जेल की सजा काटे। रुखमाबाई ने जेल की सजा बोल्डली एक्सेप्ट कर लिया। इस न्यूज ने भारत ही नहीं इंग्लैंड में भी धमाका मचा दिया। इस सजा के खिलाफ उनके सपोर्टर्स ने इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को कई पिटिशंस लिखे। फाइनली क्वीन ने कोर्ट के ऑर्डर को डिसॉल्व कर रुखमाबाई को जेल जाने से बचा लिया और दूसरी तरफ भीखाजी ने 2000 रुपए का कॉम्पेंसेशन देकर केस क्लोज कर दिया। आखिर 1889 में अपनी डिटर्मिनेशन से वे लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने निकली और 1895 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटी। जानते हैं, हमारी ये मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया एक 19वीं सेंचुरी के भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की रिसर्च से बनी है। और यही नहीं, उनके ऐसे ही अनेक इन्वेंशंस के साथ साथ उनकी खोजी थ्योरी से हम लेटेस्ट 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी कर पाए हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के इंफॉर्मेशन और स्पीच भेजना और रिसीव करना। जो कम्युनिकेशन एक समय में कबूतरों से शुरू हुई, वो 1850 में टेलीग्राफ तक जा पहुंची, लेकिन टेलीग्राफ अपनी वायर से सीमित होती। इस सीमा को तोड़ने के लिए दुनिया के कई वैज्ञानिक रेडियो वेव्स और वायरलेस में रिसर्च करने लगे। इनमें सर्वश्रेष्ठ थे जगदीश चंद्र बोस। 1858 में बंगाल के मुंशीगंज में, जो कि आज बांग्लादेश में है, जन्म हुआ जेसी बोस का। बचपन से ही क्यूरियस आउटलुक रखने वाले बोस अपने आसपास के नेचर और एनवायरनमेंट से खूब इंस्पायर हुए। वो डॉक्टर बनने के लिए लंदन गए, लेकिन डाइसेक्शन रूम की गंध से बीमार पड़ने के कारण उन्होंने मेडिसिन छोड़ फिजिक्स को चुना। कैम्ब्रिज और लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी और डॉक्टरेट पूरी की और 1885 में जेसी बोस कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स नियुक्त हुए। 1890 के आसपास मैक्सवेल की वायरलेस रेडिएशन की थ्योरी को हर्ट्ज और लॉस जैसे वैज्ञानिक आगे बढ़ा रहे थे। इन थ्योरीज को पढ़ टेस्ला, मार्कोनी और ब्राउन जैसे कई वैज्ञानिक दुनिया का पहला रेडियो बनाने की कोशिश में लग गए। बोस ने भी इन थ्योरीज को पढ़ा और एक खास वायरलेस रिसीवर का आविष्कार किया, जिसका नाम था मर्क्यूरी कोहेरेंट। इसमें एक ग्लास वायल के अंदर मर्क्यूरी पर तैरते तेल की परत पर एक लोहे की डिस्क छुपाई जाती है। इस डिस्क को इलेक्ट्रिक तार से जोड़कर आने वाले वायरलेस सिग्नल रिसीव किए जा सकते हैं। यूरोपीय वैज्ञानिक अपने हर आविष्कार को पैटेंट कर उससे मुनाफा कमाने की सोचते थे, लेकिन बोस ने अपने आविष्कार सबके सामने बिना कुछ छुपाए पेश किए। मार्कोनी ने कोहेरेंट की नकल कर दुनिया का पहला ट्रांस अटलांटिक रेडियो बनाया और उन्हें मिला नोबेल प्राइज। उस रेडियो के पैटेंट में बोस का जिक्र तक नहीं है। इस लालच का बोस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते गए और उन्होंने वायरलेस में कई और आविष्कार किए। बोस मानते थे कि असली वायरलेस कम्युनिकेशन नेचर में होता है, प्लांट्स के बीच। एक समय के बाद वो प्लांट्स के कम्युनिकेशन का रहस्य सुलझाने में जुट गए। उस समय के वैज्ञानिक प्लांट्स को जीवित तो मानते थे, लेकिन उनके आपसी कम्युनिकेशन पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जेसी बोस को पूरा यकीन था कि प्लांट्स भी इंसानों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। इसे साबित करने के लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। इस डिवाइस से प्लांट्स के टिप या उसकी रूट पे अलग-अलग स्टिमुलस मिलने के रिएक्शंस की फोटो को वो 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन पर ले पाते थे, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ का कंप्लीट रिकॉर्ड बन सके। उन्होंने 2 प्लांट्स लिए, एक को प्यार भरी बातें बोली और दूसरे को डांटा फटकारा, और दोनों का रिएक्शन क्रेस्कोग्राफ पर रिकॉर्ड किया। प्यार की बातें सुनता पौधा बढ़ता ही गया और दूसरा मुरझाने लगा, जिससे बोस की रिसर्च साबित हो गई। शायद कोई आम वैज्ञानिक 1 या 2 आविष्कार कर संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जेसी बोस रुकने वालों में से नहीं थे।
1937 में उनके देहांत से पहले उन्होंने कई नए आविष्कार किए, जैसे क्रिस्टल डिटेक्टर, क्रिस्टल रेडियो और मिलीमीटर रेडियो वेव। मिलीमीटर रेडियो वेव का अर्थ है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव। इन वेव्स की एप्लीकेशन कई जगह होती है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री, मेडिसिन और इंजीनियरिंग। आज की लेटेस्ट 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी मिलीमीटर रेडियो वेव पर ही आधारित है।